नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे महिलाओं की सेहत से जुड़े कई सवालों की, जिन्हें महिलाएं अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं या जिन पर वो खुलकर बात नहीं कर पाती। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना जैन। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट मैम। थैंक यू मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि आजकल महिलाओं में सबसे आम बीमारी क्या है? सबसे आम बीमारी खास जी। तौर से जैसे आजकल की दिनचर्या है, जी। बच्चों से ही शुरू हो जा रही है। सबको भी पता है पीसीओडी, जी। इरेगुलर साइकिल्स, पीरियड पेन और बाकी तो बच्चा ना हो पाना, जी, ये जी, बहुत कॉमन हो चुका है। बिकॉज दीज ऑल आर मोस्टली रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल चेंजेस। जी। हमारा क्या खान पान है, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, जी। उनसे ये काफ़ी रिलेटेड है। तो मैम, जैसे कि आपने पीसीओडी एक टर्म बोली है अभी, तो पीसीओडी होता है एंड एक होता है पीसीओएस। तो इनमें अगर आप डिफरेंस समझा सकें हमें। देखिए, पीसीओडी जो है वो जी। ओवेरियन डिजीज़ है और जी। पीसीओएस इज ओवेरियन सिंड्रोम। तो जब ओके। डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वो आपकी ओवरीज तक ही लिमिटेड है, और जी। जब सिंड्रोम हो गया तो उसने अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। जी। मतलब आपके मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जी। कर सकता है। तो सिंड्रोम इज़ यूजुअली विथ मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जी। तो एक तरीके से मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व कर लेता है। जी। आपकी शुगर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कार्डियक इशू आ सकता है, आपके लिपिड्स डिरेंज हो सकते हैं। तो पीसीओडी व्हेन बिकम पीसीओएस, जी। इट इज़ मोर सीवियर। हाँ, मोर सीवियर। एंड जी। आजकल इसके लिए एक नया टर्म भी है, जी। पीएमओएस। तो पीएमओएस। हाँ जी, हाँ, ओके। तो लैंसेट ने रिसेंटली बोला है कि दे आर जी। नाउ चेंजिंग दिस पीसीओडी टू पीसीओएस टू पीएमओएस बिकॉज इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। ओह। तो देन इट विल जी। बी लाइक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिसऑर्डर। जी। तो पीओएमएस इज मतलब ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीओएमएस अभी हमारे गाइडलाइंस में नहीं आया, बट जी। ठीक है, विद टाइम कुछ सालों में पीसीओएस की जगह पीओएमएस हो जाएगा। मतलब ये टाइम के साथ सीवियर होता जा यस, रहा है। ये जी। टाइम के साथ सीवियर नहीं हो रहा। इसमें कुछ चीज़ें थी जो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ ओवरीज से रिलेटेड है, जी। बट वो ओवरीज से रिलेटेड नहीं है। ओह। जी। आपके मल्टीपल ऑर्गन्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम को जी। इन्वॉल्व कर रही हैं। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड कि यंग लेडीज़ को ही पीसीओडी की दिक्कत है। जी। 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 आप ओल्ड एज में बच्चा करने के बाद भी पीओएमएस से सफ़र कर रही हैं। तो जी। दैट्स वाई पीओएमएस इज़ अ बेटर टर्म। जी। ट्रीटमेंट हाँ जी वो सेम ही रहना है, पर टर्म इज़ ऑब्वियसली बेटर देन जी। पीसीओएस। तो मैम, पीसीओडी होता क्यों है, या फिर उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, किस एज में होती है? जी, पहले जी। देखिए, हम लोग गांव के लोगों की अगर बात करें तो उन्होंने जी। ये टर्म पीसीओडी कभी सुनी भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। यंग लोग हैं, अर्बनाइजेशन है, ठीक जी। है, दे आर हैविंग अ वेरी बैड लाइफस्टाइल। कब जी। सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जैसे मैंने कहा, आप बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आपका दिनचर्या अच्छा नहीं है, आप जी। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आपके पोल्यूशन इवन, तो पीसीओडी का कोई कारण एकदम एग्जैक्ट नहीं देखा गया, जी। बट इट जी। इज़ जी। अ ओवेरियन डिसऑर्डर। और ये कई बार परसिस्ट कर रहा है। मतलब जो अभी आप फेस कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे तो गायब जी। भी हो जा रहा है। तो इट ओह। इज़ सप्रेस्ड। तो जी। अगर आप अपनी अच्छी डाइट कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर लेते हो, आप जी। प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप लेते हो, आप अपना खान पान में जंक फूड्स हटा देते हो, जी। तो आप देखेंगे जो समस्या आप फेस कर रहे थे पीसीओडी की वजह से, वो जी। काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। उसमें पेशेंट को नींद भी पूरी लेनी है, खाना जी। भी टाइम से लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो दिस इज़ अ थिंग, 60-70% पार्ट है ये ट्रीटमेंट का। अगर आपको कोई कह रहा है पीसीओडी है, आपको खुद लग रहा है आपको जी। फेशियल हेयर्स हैं, पीरियड हाँ हाँ हाँ, इरेगुलरिटीज़ है बिल्कुल या बिल्कुल। वेट गेन है, जी। तो आप इन चीज़ों पे जाएंगे तो आप आधी समस्या अपने लेवल पे ही ठीक कर सकते हैं। तो मैम, एक्सरसाइज या योगा करने से ये थोड़ा इम्प्रूव होता है? यस, बहुत जी। हद तक इम्प्रूव होता है। ओह। बट अगर उसमें काफ़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं तो जी। आपको मेडिकेशंस की भी नीड आती है, हाँ। जिसमें इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह की नीड आती है, क्योंकि इसमें कई तरीके की दवाइयाँ हैं। कई बार हार्मोनल दवाइयाँ दी जा रही हैं, कई बार नॉन हार्मोनल दवाइयाँ दी जा रही हैं। नॉन हार्मोनल उन लोगों को दी जा रही हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जी। प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके की गोलियाँ हैं जो कि आपके साइकिल्स को रेगुलराइज कर दे रही हैं, बट बर्थ कंट्रोल के साथ आ रही हैं। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेने से आप जल्दी कंसीव करते हो, जी। प्रेगनेंसी जल्दी होती है। अगर आप खुद से ओके। नहीं कर पा रहे हो, आपने 6-7 महीना 1 साल दे दिया इस चीज़ के लिए, और आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, जी। प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट के साथ कंसीविंग का ऑप्शन पीसीओडी में बहुत अच्छा है। ओके। मैम, जो हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि यंग लड़कियों में अगर उनकी 25 या 30 के बीच में भी शादी हो रही है, तो उनमें जो इनफर्टिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसका क्या रीज़न है?
अगर वो हेल्दी मतलब देखिए लाइफस्टाइल पहली बात तो है ये उसके कि बाद भी। 25-30 पे शादी कम ही देख रहे हैं, शादियां आजकल 30 के बाद ही हो हाँ, रही बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, जी। कैरियर ओरिएंटेड पीपल सब लोग, लड़का भी लड़की भी, दे आर जी, लाइक कि अब लेट करेंगे शादी। हाँ, शादी करने के बाद अभी बच्चा नहीं करेंगे क्योंकि हाँ, बिजी हैं। तो जी, एक तो हमारी एज आगे बढ़ रही है, जी। ठीक है, वी आर नॉट वेरी मच इनटू की फर्टिलिटी पीरियड खत्म हो रहा है। आप ये समझ नहीं रहे, जो बड़े लोग कहते थे कि बच्चा करना है जल्दी कर लो, तो वो चीज़ एक तो कैरियर की वजह से कह लो, पर्सनल रीजंस की वजह से कह जी, लो, जी, काफ़ी जी। डिले करते जा रहे हैं। तो हाँ, अपनी प्रेगनेंसी को डिले पेशेंट्स खुद करते हैं। जी, कई बार शादी 30 पे करते हैं, 35 पे आते हैं कि 2 साल 3 साल से हमने ट्राई करना शुरू किया है और अब जी, कंसीव नहीं हो रहा। जी, तो एक तो एज बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता जी, है, और वही आपकी ज़रूरी नहीं है पीसीओडी है, देयर आर मैनी मैनी फैक्टर्स, है ना। आपका यूट्रस का फैक्टर है, आपको कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, आपके जी, ट्यूब्स कैसे हैं, और आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कैसा है। तो जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी नहीं होने देती हैं, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। तो जब आप गायनेक से मिलते हो तो वो इन सब चीज़ों को रूल आउट करके आपको एक बेटर ऑप्शन मतलब ये इंडिविजुअलाइज करते हैं। इनफर्टिलिटी जो एक वो टर्म होती है, मतलब ये मेल फीमेल दोनों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, जी, पेशेंट ज़्यादातर अपने आप को सोचते हैं कि इनफर्टाइल तो फीमेल्स ही होती हैं, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। मेल का क्या है, मेल तो हाँ, कई बार आते भी नहीं है, टेस्ट नहीं कराते, नहीं। हाँ, हाँ, आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे जी, तो मेल फैक्टर फर्टिलिटी भी उतनी ही जिम्मेवार है जितनी फीमेल फैक्टर फर्टिलिटी है। ओके, तो मेल का एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट जी, होता है। तो अगर आपकी शादी को समय हो गया या आप ट्राई करते हुए काफ़ी समय तक हो चुके हो, तो जी, दोनों को इवेल्युएट कराना अपने आप को। तो जी, जी, बोथ शुड बी इवेल्युएटेड एंड ट्रीटेड, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर उनके टेस्ट में कुछ इशू है, कई बार दे आर 90% करेक्टेबल, तो जी। द मेल कैन ऑल्सो टेक ट्रीटमेंट फॉर दैट थिंग। ओके, ओके। वही मैम, अगर मैं वापस से पीरियड्स पे आऊँ तो काफ़ी बार इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जिनको हम मिस करते हैं कि कोई नहीं, इस मंथ थोड़े आगे बढ़े हैं तो अगले मंथ फिर से ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो होते होते कुछ सीवियर उसमें चेंज होते रहते हैं। तो कौन सा वो टाइम पीरियड होता है कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना देखिए, चाहिए? पहली बात तो 12 महीने हैं साल के, जी, 12 बार मेंस्ट्रुएट करती हैं लड़कियां। हाँ पर जी, हाँ अगर जी, 12 बार मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो कम से कम 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए। जी, ठीक है, इसका मतलब कहने का है कि अगर आप डेट से 20-30 डेज प्लस पे मेंस्ट्रुएट कर रहे हो और विद लाइफस्टाइल आप उसको बेटर कर सकते हो। बट जी। अगर आप 2-2, 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं कर रहे हो, दैट विल कॉज सीवियर हार्म टू योर यूट्रस ओह! एंड लाइनिंग। जी, तो पीरियड लाने की दवाइयाँ होती हैं, वो जी, ईजी होती हैं, वो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। जी, एंड पीरियड रेगुलराइजेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पीरियड नहीं आते, 4 महीने में एक बार बात आते हैं और आप इस चीज़ को इग्नोर करो। जी। आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वहीं मैम, अगर कुछ कुछ लड़कियों में होता है कि पीरियड पेन उनको काफ़ी होता है कि वो मतलब वो उसको बेयर कर ही नहीं पाती हैं, तो वो उसका कोई ट्रीटमेंट होता है? देखिए, पीरियड पेन एक जनरल एक हमारी धारणा बनी हुई है। हमारे जी। मम्मी लोग भी पहले बोलते थे थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत बिल्कुल, होगा, थोड़े बिल्कुल। बहुत जी, में आपने गर्म सिकाई कर ली, हॉट पैड्स कर लिए, जी। आपने थोड़ा सा अपना उस दिन काम कम कर लिया। बट एक पीरियड पेन अगर इस तरीके का है कि आप बिना पेन किलर के चलते नहीं जी, हो, आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ छोड़ देते हो, जी, आपको बस बेड पे ही लेटे रहना है, या आप उस दिन आप छुट्टी ले लेते हो ऑफिस से, जी, स्कूल से, तो वो पीरियड पेन को एक बारी डॉक्टर से मिलके ज़रूर अपना असेसमेंट करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, जी। कुछ बेसिक वाइटामिन सप्लीमेंट्स ले लें। क्योंकि बहुत बार बैलेंस डाइट ना होने की वजह से भी मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो जब आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन D3, आयरन, विटामिन ई, आपके जी। B12, ये सब अच्छे नहीं हैं बॉडी में, हाँ, तो हाँ। आप मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा महसूस करते हो। तो ओह! पहले इनको करेक्ट कराते हैं, फिर आप अपना स्कैन कराते हो कि कोई जी, आपके अंदर कोई पॉलिप्सिस, फाइब्रॉइड्स, इस तरीके की गांठें तो नहीं है जो आपको जी, पेन जी, कर जी। रही हैं, हुँ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो आपको पेन जी, कर रहा है। तो ये सब चीज़ें रूल आउट होनी चाहिए। और पेन किलर मेडिकेशन के लिए बहुत डरते हैं लोग कि मुझे पेन किलर कब खाना हाँ, है ना। बिल्कुल। पीरियड के पेन है, मम्मी ने मना किया, पीरियड के हाँ, पेन जी, जी, किलर जी, गोली नहीं खाते। जी, देखिए, खा सकते हैं आप। आजकल सब कैरियर वाली लड़कियां हैं, सब काम पे जा रही हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप चलो हाउस वाइफ भी हो, आपको काम करना है ना। आप उस दिन सिर्फ पेन की वजह से छुट्टी ले रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, ये कोई बात नहीं है ना। जी, जब एक सिंपल पेन किलर टैबलेट उस पीरियड पेन को ठीक कर सकती है तो क्यों ना ले। जी, उसका कोई फ्यूचर रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। उसको आप खाएं ज़रूर, आप पेन किलर अपने कम कर सकते हो, मतलब ले सकते हो उसे। ओके। तो मैम, वहीं अगर मैं आगे बात करूँ तो जो सर्वाइकल कैंसर आजकल टर्म काफ़ी चली हुई है, तो वो क्या है, क्यों होता है? अगर बिल्कुल, आप बता बहुत सकें। अच्छा जी, सवाल है, और जी, इसकी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। जी, हमारी सरकार ने भी इसके लिए वैक्सीन बल्कि लॉन्च की हुई है। तो इसके जी, बारे में हम जानते हैं सर्वाइकल कैंसर है क्या। बेसिकली एक फीमेल का यूट्रस है, यूट्रस का माउथ है सर्विक्स। तो जो यूट्रस का कैंसर है वो एक अलग कैंसर है, जी। एंड यूट्रस के माउथ सर्विक्स का कैंसर एक अलग कैंसर है, जिसे सर्वाइकल कैंसर कह रहे हैं। ओह! और सर्वाइकल कैंसर
कैंसर आपके इंडिया में कॉमनेस्ट कॉज है फीमेल के कैंसर्स का, क्योंकि फीमेल्स के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, मेल से कुछ चीज़ों के खतरे उनको ज़्यादा हैं। तो इसमें ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये काफ़ी एज के बाद अगर पेशेंट्स को आ रहा है तो बढ़ सकता है, और कैंसर तो फिर पता ही है आपको काफ़ी चीज़ें ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो अगर आप इसमें अगर आप आगे अगर जाओगे तो वैक्सीन्स आ रही हैं, है ना, सर्वाइकल कैंसर के टीके आ रहे हैं। तो जो टीके हैं वो बच्चों से ही शुरू हो जा रहे हैं लेने के लिए, कि 9 ईयर की गर्ल्स ले लें, 9 से 15 साल की उम्र में 2 टीके लग रहे हैं। जो गवर्नमेंट का हमारा शेड्यूल चलता है उन्होंने अभी लॉन्च किया है, वो 1 वैक्सीन का लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कि आप एक टीका, अगर आपका बच्चा 9 से 14 साल के बीच में, तो एक टीका मुफ्त दे रही है सरकार। बट अगर आपकी एज 15 से ऊपर की है तो आपको 3 टीके लेने होते हैं। तो वो जो 3 वैक्सीन होंगी आपकी, 2 तरीके की वैक्सीन आ रही हैं, कुछ क्वाड्रीवैलेंट हैं, कुछ नैनोवैलेंट हैं। तो क्वाड्रीवैलेंट बेसिक वायरस के अगेंस्ट है और नैनोवैलेंट एक्सटेंसिव अपने रेयर वायरस के भी अगेंस्ट है, तो आपको बेटर प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये HPV वैक्सीन होती है ना? तो HPV वैक्सीन आपकी 9 to 45 ईयर एज ग्रुप तक लेनी चाहिए। लेनी प्रेगनेंसी में नहीं लेते, आफ्टर डिलीवरी ले, या जब आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, अनमैरिड हैं, तब। जी मैम, अभी खासकर हम देखते हैं जैसे हमारी मम्मी लोग हैं तो अभी वो 50 क्रॉस कर जा रही हैं, तो उनका मेनोपॉज चला हुआ है। उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो मेनोपॉज एक नेचुरल चीज़ है, एक ऐसी अवस्था है जो हर फीमेल के साथ आनी है। अब उसका 42 के बीच में कभी भी आ जाना है। 42 से पहले भी आ सकता है, आजकल अर्ली भी हो रहा है, और 52 के बाद भी हो सकता है, डिलेड भी हो रहा है। बट जब ये सिचुएशन आएगी ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हार्मोन्स आपके वीक हो जाएंगे, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, तो हड्डियों में भी कमजोरी आएगी। अच्छा, हार्ट पे भी कमजोरी आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी दिक्कत देगा, है ना, आपको हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपको ड्राइनेस होगा, पीरियड तो खैर बंद ही हो जाने, वो तो मेनोपॉज का एक साइन है। तो आपकी बोन्स की आपको केयर करनी है मदर के लिए, आपको स्पेसिफिकली उनके लिए इस एज के कैल्शियम्स आते हैं, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स आते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए उनका हेल्प करना है, कि उनको वॉक डेली, लाइफस्टाइल चेंजेस अपना मेंटेन करना है, हार्ट फंक्शंस अपने इवेल्युएशन, हार्ट के चेकअप, ये सब करना है। और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स है लाइक हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, एकदम ठंडा गर्म लग जाता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, थक जाती हैं, भूल जाती हैं, लेथार्जी है, तो देन देयर इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पेशेंट की अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो घर पे मैनेज नहीं हो पा रही हैं, जो कि नेचुरल चीज़ों से कोशिश करने पे भी वो बीमार फील कर रही हैं डेली, तो बहुत लो डोज हार्मोनल पिल्स हैं विद अ वेरी मतलब मिनिमल नो साइड इफ़ेक्ट्स, वो लेने से पेशेंट अपनी लाइफ को और अच्छा लंबा जी सकता है। ओके मैम, STI क्या होता है? और जिसे ये STI जो है ये होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का मतलब है आपने अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट किया, जब आपका इंटीमेशन हुआ अनप्रोटेक्टेड, तो वो इन्फेक्शन डिस्चार्ज के थ्रू दोनों पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकते हैं, मेल और फीमेल। जी मैम, वहीं अगर आगे मैं बात करूँ जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है एंड काफ़ी बार सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान जो है वजाइना में काफ़ी दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, विजाइनल डिस्चार्ज और इंटीमेसी के बाद दिक्कत आना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर विजाइनल डिस्चार्ज है, एक तो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल डिस्चार्ज है फीमेल्स का, जिसमें आपके पेशेंट को एक साइक्लिकल पैटर्न में थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज आएगा, जो कि साइकिल्स खत्म होने के बाद कम होगा, और मिड साइकिल इंक्रीज हो जाएगा ओवुलेशन के बाद, और ये तंग नहीं करेगा पेशेंट को, है ना, वो एक नेचुरल डेली का डिस्चार्ज है। और एक डिस्चार्ज ऐसा है या तो उसमें कुछ एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है कि आपकी वेटनेस हो रही है अंडर गारमेंट्स की, आपको बहुत हमेशा नीचे की तरफ वेटनेस फील हो रही है, आपको इची लग रहा है, आपको खुजली होती है, या कलर का चेंज है, येलोइश है, ग्रीनिश है, इस तरीके के जहाँ सिम्टम्स हैं, जो कि परसिस्टेंट वेटनेस है, फाउल स्मेल है, आपके कलर में चेंज है, आप ज़रूर गायनेक के पास जाओ, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक इन्फेक्शंस कर सकते हैं, और अगर उनको ट्रीट नहीं किया टाइम पे तो वो असेंड कर सकते हैं, वेजाइना से सर्विक्स से यूट्रस पे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि इंटीमेसी के दौरान पेन होना, तो इंटीमेसी के दौरान पेन कई बार ये भी नेचुरल चीज़ है, जब आप न्यूली मैरिड हो तो कई बार ये पेन महसूस कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं हो पार्टनर के साथ, आपके साथ ड्राइनेस ज़्यादा है, तो भी ये पेन महसूस कर सकते हो। तो देयर आर सम ल्यूब्रिकेंट्स अवेलेबल मेडिकली मिलते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो ड्राइनेस को कम करने के लिए, तो पेन कम हो जाता है। अब जैसे इन्फेक्शन में अगर आपने किया तो पेन होगा, तो रेडनेस है, फाउल स्मेल है, उसमें इंटीमेट ना हो। और आगे के लिए भी अगर आपको ये बार बार होती हैं चीज़ें, तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें। इससे इन्फेक्शंस आपके मेल फीमेल के ट्रांसमिट नहीं होंगे और आप
आपका वाइट डिस्चार्ज की वजह से पेन होना कम हो जाएगा। बट अगर आपका इंटीमेसी में पेन डीप है, आपको पेट के अंदर महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि आप एक्सटर्नल पेन नहीं है बट डीप पेन है, तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि तब आपके अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए कि अंदर कोई यूट्रस में कोई सिस्ट या कोई मास या ट्यूमर मास इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं मैम अगर मैं आगे बात करूं, आजकल महिलाएं एग फ्रीज़ करा रही हैं अपने, तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है, कितना सेफ है वो महिलाओं के लिए? हाँ, देखो एग फ्रीजिंग बहुत कॉमन टर्म है और आजकल सबको पता भी चल गई, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो आके पूछ रही हैं क्या मैं एग फ्रीज करा लूँ, मैं भी कैरियर पे जॉब पे ध्यान दे रही हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, अभी मैं 32 की हूँ, मैं प्रेगनेंसी 4 साल बाद चाहती हूँ। तो एग फ्रीजिंग सुनना आसान है बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपके एग फ्रीज कर दिए। तो आपको उसके लिए एक तरीके का आधा एक ऐसा साइकिल लेना पड़ता है जिसमें आपके मल्टीपल एग्स बना के उनको थोड़ा सा निकाला जाता है और फिर फ्रीज किया जाता है। तो जो एग्स निकालने का प्रोसीजर होता है दैट इज अंडर एनेस्थीसिया, है ना। तो ओवम पिकअप होते हैं। तो ये जो आपके एग्स होते हैं ये सीधा आपके ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हमने कोई दवाई दी और वो निकल के फ्रीज हो जाएंगे। तो ये इसके इंडिकेशंस भी अच्छे होने चाहिए। कैरियर के लिए अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो, ठीक है, आप करा सकते हो एग फ्रीज। बट जब ये शुरुआत हुई थी इन चीज़ों की एग फ्रीजिंग की, तो तब ये शुरू हुआ था कि आपका रेडियोथेरेपी चल रहा है, आपका कोई कैंसर या इस तरीके का प्रॉब्लम आ गया है कि आपके ओवरीज इन्वॉल्व होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तब ये एग फ्रीजिंग की शुरुआत वहाँ से हुई थी कि आप अपना एटलीस्ट अपना ट्रीटमेंट लो कैंसर का, उससे पहले आप अपने एग फ्रीज करा लो कि जो आपकी ओवरीज अगर डैमेज भी हो रही हैं तो वो एग फ्रीजिंग में आपने एग्स अपने सेव कराए हुए हैं। बट आजकल कैरियर को लेकर बहुत लोग हाँ सच में एग फ्रीज करा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसीजर। इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार हो कि जब आप जाओगे IVF सेंटर्स पे ये होता है, वो फ्रीज रखते हैं, उसका आपको चार्जेस भी पे करना होता है ईयरली। तो ये सब सोच के आप जाओगे तब एग फ्रीज होता है। तो मैम शुड हैव अ डेफिनेट इंडिकेशन। जी जी जी। तो ये भी होता है कि कुछ महिलाओं के जो एग होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, तो उनकी जो फ्रीजिंग है वो नहीं हो पाएगी। ये देखिए एग वीक वाली बात जो आप कह रहे हो, इसको अगर हम मेडिकल टर्म में लेते हैं तो कई बार हम इसे AMH से टेस्ट करते हैं। तो AMH एक हमारा ओवेरियन हार्मोन है, एंटीबुलेरियन हार्मोन, और ये AMH बताता है कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स हैं या उन कितनी मतलब आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी है। तो एक नेचुरल चीज़ है, विद एज आपका AMH कम हो जाएगा, है ना। आप 35 के बाद कराओगे AMH कम आएगा, आप इस 20 पे कराओगे AMH पूरा नॉर्मल आएगा। तो जब AMH धीरे धीरे कम होता है तो मतलब एग्स के नंबर भी कम हो गए हैं और एग्स की क्वालिटी, अच्छे अंडे भी कम हो गए हैं। तो अगर अच्छे अंडे कम हो जाएंगे और अब आप 38 पे ट्राई कर रहे हो, 40 पे ट्राई कर रहे हो, तो कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बच्चे होते हैं और कंसीव नहीं हो पाता है सक्सेसफुल, या फिर अबॉर्ट हो जाता है या बच्चा ख़राब बनता है। तो इसीलिए वो एज फैक्टर में आता है कि जितना एज माँ का ज़्यादा होगा उतना उसकी प्रेगनेंसी जो आगे की आएंगी वो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ एग भी हो सकती हैं। तो डिक्रीज एग आपका एक नॉर्मल चीज़ है। ओवरीज में एक फिक्स अंडे है, आप एक बर्थ पे एक फिक्स अंडे लेके आ रही है एक लड़की, और उसके वो अंडे हर मंथ रिलीज हो रहा है एक मेंस्ट्रुएशन के साथ। तो जितनी उसकी मेंस्ट्रुएशन होनी है उसमें वो खत्म हो जाना है। और मेंस्ट्रुएशन तो आपकी 40-42 के बाद खत्म होती है, मेंस्ट्रुएशन के फ्लो कम होते हैं, तो एग्स खत्म हो जाते हैं। एग्स आपके धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। तो कम एग्स वाली फीमेल्स के एक इनडायरेक्ट बात ये है कि आपकी ओवरीज वीक हो रही हैं, आपकी ओवरीज में अब उतना काम करने की शक्ति नहीं है, तो ऑब्वियसली हार्मोन्स भी थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे आइडियलिस्टिक एज क्या होती है एग फ्रीजिंग कराने की? देखिए एग्स फ्रीज तो आप जब कराने जा रहे हो, आप जितना अच्छा AMH है जल्दी से जल्दी करा लो। एग्स फ्रीज तो कम AMH में भी हो जाएंगे पर कम आएंगे। तो आपके एक होता है ना, बहुत अच्छे आपने एग्स फ्रीज करा लिए, बहुत सारे आपने एग्स बनवा लिए, वो जब आप यंग हो, आप अगर 20 साल के हो, 20 to 35 बहुत बढ़िया से आपके अच्छे एग्स निकलेंगे, पर 35 के बाद वो थोड़े कम होंगे। वहीं मैम अगर मैं आगे बात करूँ तो जो वर्किंग वीमेंस होती हैं एंड यंग लड़कियां होती हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं? देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रीनिंग, है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, है ना। ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे जब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन में आप ठीक है अपनी हेल्दी डाइट ले रहे हो, जो हमने लाइफस्टाइल पे बार बार जोर दिया है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हो, पूरी नींद ले रहे हो, अच्छा खा रहे हो, जंक फूड्स कम ले रहे हो, अल्कोहल कम ले रहे हो, और स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें जब आप कर रहे हो तो आप अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपके हार्मोन्स को भी ठीक रख रही है। फिर आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानते हो, जैसे आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हो कि मेरे स्क्रीनिंग हुआ, मैंने अपने ब्लड से अपना शुगर चेक कराया, मैंने अपने ब्लड से हीमोग्लोबिन चेक कराया, उसी तरीके
से आपको यूट्रस को भी चेक कराना है। बट अगर आप यूट्रस के बारे में सोचते हो कैसे चेक कराना है, तो बाय अल्ट्रासाउंड चेक कराना है और साल में एक बार होना चाहिए। अगर आप सेक्सुअली इंटीमेसी में है तो आप उसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो कि वेजाइनल रूट के थ्रू होता है। यंग गर्ल्स का पेट से कर सकते हैं एब्डोमिनल स्कैन, तो साल में एक बार आपने वो स्कैन कराना है। फिर जैसे हमने भी बात की थी यूट्रस की माउथ की, जिसे सर्विक्स कहते हैं, उसका होता है पैप स्मीयर, जिसे हम आजकल LBC HPV टेस्ट के नाम से करते हैं। और LBC HPV टेस्टिंग अगर आपने एक बार 30 ईयर एज के बाद करा रही है, तो अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो एवरी 5 ईयरली कराना है। तो ये स्क्रीनिंग है एक्चुअली। आपने अपने यूट्रस को, अपने सर्विक्स को स्क्रीन करा लिया, और अगर आप लेस देन 30 है तो आप प्लेन पैप्स या प्लेन LBC करा रहे हो, तो एवरी 3 ईयर्स में कराना है। और फिर जब एक एज बढ़ती है फीमेल की, तो पूरा एक अपना एज भी बढ़ रहा है, अब वो 40 के प्लस चली गई, तो आपको अपने ब्रेस्ट को भी स्क्रीन आउट कराना है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको खुद यंग गर्ल्स को करनी है घर में, कि कोई लंप या गांठ तो नहीं फील हो रहा। और बड़े लोगों के लिए मैमोग्राफी भी है, जो कि 40 ईयर के बाद हर साल के लिए आपके ब्रेस्ट का एक एक्सरे है जो एडवाइस किया जाता है। तो ये जो 3-4 टेस्ट होते हैं, ये आपके बेसिकली फीमेल्स के लिए अलग है। जो जनरली आप अपने ब्लड टेस्ट ही सिर्फ करा रहे हैं, उसके अलावा हार्ट के फंक्शंस चेक करा रहे हैं, उसके लिए अपने रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को भी चेक कराना है बाय अल्ट्रासाउंड, बाय आपके सर्वाइकल स्क्रीनिंग, और ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी। जी मैम, ये तो हमने पूरी चर्चा कर ली। अभी आप आखिर में जो महिलाएं हमारी पॉडकास्ट देख रही हैं, उनको क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, कई बार आजकल का ट्रेंड ही है कि हम सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, अपना गूगल से भी नॉलेज लेना चाहते हैं। वो ठीक है एक हद तक, बट पूरा उस पर आप बिलीव मत करो। अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप पहले अपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, क्योंकि वो उसको बेटर जज करेगा, आपके केस को इंडिविजुअलाइज करेगा। दूसरा पॉइंट है, आप कई बार सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, कुछ चीज़ें रील्स के साथ ही फॉलो कर ले रहे हैं। कई बार ऑनलाइन अमेज़ोन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मंगा ले रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वो मार्केट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे मत जाएं बिल्कुल भी। रील्स हमेशा सच नहीं होती। अगर एक डॉक्टर ने बोला है या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला है, उस पर फ़र्क हो सकता है। तो आप कोई भी चीज़ को फॉलो तभी करो जब उसका एविडेंस है, आपको एक डॉक्टर ने बताया है, और आपके लिए क्या ज़रूरत है, आप अपने केस को इंडिविजुअलाइज करो। जी, थैंक यू सो मच मैम, इतने संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।